हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है उमेश कुमार शुक्ला फ्रॉम बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर, एमबीबीएस स्टूडेंट। आई एम गोइंग टू टीच यू हियर एनीमिया। मोस्टली एनीमिया पढ़ाएंगे क्योंकि एनीमिया आपका क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन के लिए। 60 नोट में पूछा जाता है या एमसीक्यू में पूछा जाएगा या लॉन्ग फॉर्म में भी पूछा जा सकता है। और उसके बाद में पढ़ाएंगे पॉलीसाइथेमिया। पॉलीसाइथेमिया बताएंगे व्हाट इज़ पॉलीसाइथेमिया। और एनीमिया को हम अच्छे से पढ़ना है यहाँ पर। उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं एनीमिया। जल्दी आओ, पास में आओ और शुरू कर दो क्या एनीमिया। देखो एनीमिया क्या है। एनीमिया जब होगा जब आरबीसी की डिफिशिएंसी हो या हीमोग्लोबिन की डिफिशिएंसी हो। हीमोग्लोबिन या तो तुम्हारे सेल में कम हो या आरबीसी ही ख़त्म हो जाए, आरबीसी ही कम हो जाए तो क्या होगा, ओवरऑल हीमोग्लोबिन कम हो जाएगी। और हीमोग्लोबिन कम हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, एनीमिया हो जाएगा। और एनीमिया का क्लासिफिकेशन बहुत कई प्रकार से कर सकते हैं, मार्फोलॉजी के अनुसार और इटियोलॉजी के अनुसार। अब मार्फोलॉजी में क्या देखते हो, साइज देखते हो, कलर देखते हो। इटियोलॉजी में देखते हो कहाँ से प्रोड्यूस हो रही है, जिस टिश्यू में प्रोड्यूस हो रही है उसी में कुछ डिफेक्ट हो गया और प्रोडक्शन में डिफेक्ट है उसके। तो दो तरीके से हम पढ़ेंगे, मार्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन और इटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। और उसमें हम एग्जाम्पल्स देखेंगे और उनको ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है, उनका सिम्टम कैसा क्या होता है, ये हम डिस्कस करने वाले हैं इसमें। तो देखो एनीमिया जो होता है उसमें डिक्रीज इन हीमोग्लोबिन इन ब्लड में क्या होता है, हीमोग्लोबिन डिक्रीज हो जाता है। तो एनीमिया में क्या होता है, हीमोग्लोबिन डिक्रीज हो जाता है ब्लड में। तो पहला पॉइंट आपको लिखना है कि हीमोग्लोबिन डिक्रीज हो जाता है ब्लड में। पहला पॉइंट क्या है, हीमोग्लोबिन डिक्रीज हो जाएगा कहाँ पर, ब्लड में। आरबीसी, अब ये हीमोग्लोबिन कैसे डिक्रीज हो सकता है, या तो आरबीसी डिक्रीज हो जाए और या हीमोग्लोबिन कंटेंट ही डिक्रीज हो जाए। क्लासीफाई जो करते हैं, इसको क्लासीफाई करते हैं, उसका बेसिस क्या होता है, मार्फोलॉजी के अनुसार बेसिस कर देंगे। तो पहला क्लासिफिकेशन हम देख रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ मार्फोलॉजी एंड अपीयरेंस ऑफ आरबीसी। पहला क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे देख रहे हैं, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मार्फोलॉजी एंड अपीयरेंस ऑफ आरबीसी। नार्मोसाइटिक हो सकता है, जो आरबीसी की साइज होता है नार्मोसाइटिक, एक नॉर्मल साइज है, नॉर्मल साइज है। माइक्रोसाइटिक, माइक्रोटिक दिखा है यहाँ पर, आप स्पेलिंग सही कर लीजिएगा। माइक्रोसाइटिक यानी कि लार्जर साइज हो गया आरबीसी का, वहीं पर माइक्रोसाइटिक यानी कि स्मॉलर साइज हो गया आपकी आरबीसी का। या और उसके बाद में अगर कलर देखेंगे तो नार्मोक्रोमिक और हाइपोक्रोमिक दो प्रकार की हो पाई जाएंगी एनीमिया। दूसरा क्या है, नार्मोक्रोमिक और नॉर्मल कलर रहेगा और हाइपोक्रोमिक में पेल कलर की दिखाई पड़ने लगेगी। तो ये हो गया मार्फोलॉजी के अनुसार। मार्फोलॉजी के साइज कैसा है और दिखती कैसी है। तो नार्मोसाइटिक, माइक्रोसाइटिक तुम्हारा साइज के अनुसार हो गया, नार्मोक्रोमिक और हाइपोक्रोमिक तुम्हारा क्या हो गया, कलर के अनुसार हो गया। अब एक अल्टरनेट क्लासिफिकेशन है जो बेस्ड ऑन है इटियोलॉजी पे। इटियोलॉजी क्या मतलब, इटियोलॉजी का बेसिक सा मतलब है कि भाई प्रोडक्शन हो रहा है तो कहाँ से हो रहा है, टिश्यू ओरिजिन से। इसका मतलब है कि उसी में कुछ डिफेक्ट हो गया, जहाँ से बन रहा है डेवलपमेंटल स्टेज में ही कुछ दिक्कत आ गई है। जो स्टेज थे उसके इथ्रोपोसिस के, उसी में कुछ दिक्कत आ गई है। तो इसके बारे में देखेंगे ये किसके कारण हो सकता है। तो ब्लड लॉस हो गया बहुत ज़्यादा, ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा हो गया तो एनीमिया हो जाएगी। जैसे कि ये दो प्रकार का ब्लड लॉस हो सकता है, या तो एक्यूट हो या तो क्रोनिक हो, यानी कि हो ख़त्म हो गया, कुछ देर होगा उसके बाद ख़त्म हो गया। क्रोनिक मतलब लगातार होता रहा देर तक। तो एक्यूट में क्या होगा, जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड होगा वो वैस्कुलर कंपार्टमेंट में मूव करेगा टू मेंटेन ब्लड वॉल्यूम। ब्लड वॉल्यूम को मेंटेन करने के लिए कहाँ पर मूव करेगा, ब्लड वैस्कुलर कंपार्टमेंट में। इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो होगा वो वैस्कुलर कंपार्टमेंट में मूव कर जाएगा टू मेंटेन ब्लड वॉल्यूम। और हमको चाहिए था ब्लड, लेकिन भर गया वहाँ इंटरस्टिशियल फ्लूइड और काज कर देगा क्या, एनीमिया। वहीं पर क्रोनिक अगर ब्लड लॉस है तो ब्लड लॉस इज मोर देन एरिथ्रोपोसिस। तो इसमें क्या होता है कि जो ब्लड लॉस होता है वो ज़्यादा हो जाता है, एरिथ्रोपोसिस उतना नहीं हो पाती है जो कंपनसेट कर दे ब्लड लॉस को। इसलिए क्या हो जाएगा, ब्लड लॉस एनीमिया हो जाएगा। उसके बाद में या तो आरबीसी का प्रोडक्शन डिक्रीज हो गया है या डिस्ट्रक्शन इंक्रीज हो गया है, आरबीसी का टूटना ज़्यादा बढ़ गया है, हीमोलिसिस ज़्यादा हो रही है आरबीसी की। तो ये सब इसके अनुसार पर बांटा गया है। इसके अनुसार पे हम इटियोलॉजी क्लासिफिकेशन देखते हैं। ब्लड लॉस,
पहला हम देखेंगे ब्लड क्लॉस एनीमिया और उसके एग्जाम्पल देखेंगे। उसके बाद देखेंगे एप्लास्टिक एनीमिया और मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया, फिर आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया और हीमोलाइटिक एनीमिया। अब हम एक एक को डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं इन सब एनीमिया को। तो पहले हम क्या पढ़ेंगे, ब्लड लॉस एनीमिया। पहला हम पढ़ेंगे ब्लड लॉस एनीमिया। तो यहाँ आप स्क्रीन पे देख सकते हैं ब्लड लॉस एनीमिया क्या है, हीमोरेज। ब्लड लॉस मतलब कि ब्लड लॉस हो गया, क्रोनिक हो रहा है, एक्यूट हो रहा है। अगर क्रोनिक हो रहा है, देखो ध्यान देना, ब्लड लॉस अगर एक्यूट हो रहा है तो उसको 2 से 3 दिन में फिर से मैनेज किया जा सकता है। लेकिन अगर क्रोनिक हो रहा है तो उसको 3 से 6 वीक लग जाते हैं रिकवर करने में। और अगर इसी बीच क्या हुआ, सेकंड हीमरेज हो गया तो क्या हो जाएगा, माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया हो जाता है। क्या हो जाता है, माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया, माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया हो जाएगा। तो इनमें क्या हो जाएगा, माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया। जैसे कि आरबीसी देखो पैलर दिखाए, इसका जो सेंट्रल पैलर था दिखाई पड़ रहा था, अब ये क्या हो गया, वो छोटी छोटी हो गई और जो सेंट्रल पैलर था वो भी गायब हो गया है लगभग। तो ऐसा ब्लड लॉस एनीमिया का एग्जाम्पल क्या है, माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया। उसके बाद में एप्लास्टिक एनीमिया क्या है, जब बोन मैरो प्रोड्यूस नहीं करता है सुफिशिएंट न्यू सेल को, तब क्या कहते हैं उसे, एप्लास्टिक एनीमिया। एप्लास्टिक एनीमिया क्या है, बोन मैरो डू नॉट प्रोड्यूस सुफिशिएंट न्यू सेल। काज इसका क्या हो सकता है, रेडिएशन, या तो बहुत ज़्यादा रेडिएशन पड़ गया अगर बोन मैरो पे तो बोन मैरो इनएक्टिवेट हो जाएगा। केमोथेरेपी किया, कोई ड्रग दे दिया जिसके कारण इनहिबिट हो गया बोन मैरो, या इंसेक्टिसाइड ज़्यादा मात्रा में दे दिया, और बेंजीन इन गैसोलीन, या बेंजीन दे दिया गैसोलीन में। देखो इंसेक्टिसाइड या बेंजीन इन गैसोलीन जब इंक्रीज हो जाएगा तब भी क्या हो जाएगा, एप्लास्टिक एनीमिया हो जाएगा, क्योंकि बोन मैरो डिप्रेस हो जाएगी। बोन मैरो डिप्रेस हो जाएगी तो न्यू सेल प्रोड्यूस नहीं करेगी। देखो जो जितनी भी एप्लास्टिक एनीमिया होती हैं उनमें से अबाउट आधी जो एनीमिया होती है, एप्लास्टिक एनीमिया होती है, वो इडियोपैथिक एप्लास्टिक एनीमिया होती है, क्योंकि इनका काज अननोन होता है। ये सारे कॉज लिखे हुए हैं, ये सारे क्या लिखे हुए हैं, कॉज लिखे हुए हैं। लेकिन ऐसा भी एप्लास्टिक एनीमिया होता है अबाउट हाफ, क्या होता है उसमें काज अननोन होता है। जैसे कि ऑटोइम्यून डिजार्डर्स के कारण भी एप्लास्टिक एनीमिया हो सकता है, जैसे कि ल्यूपस इरिथ्रोमेटोसस। तो ल्यूपस इरिथ्रोमेटोसस आपका क्या है, ऑटोइम्यून डिजार्डर है जो एप्लास्टिक एनीमिया काज करता है, यानी कि बोन मैरो को डिप्रेस कर देता है। ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना पड़ेगा या बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन करना पड़ेगा। अगर ये सब नहीं करेंगे तो पेशेंट की डेथ हो सकती है। उसके बाद में हम पढ़ते जा रहे हैं मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया। मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया का एग्जाम्पल हम देखेंगे और क्या होता है इसमें वो चीज़ डिस्कस करेंगे। मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया कब होता है, जब विटामिन B12, फोलिक एसिड और इंट्रिंसिक फैक्टर जो सीक्रेट कहाँ से होता है, स्टमक के मुकोसा से, वो डिक्रीज हो जाएगा, उसका कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगा। तो जो आरबीसी होंगी वो ग्रो करेंगी साइज में ग्रो करेंगी, लेकिन वो मेचुरेशन जैसे बनना था वैसे नहीं बनेंगी। तो क्या होगा, आरबीसीज ग्रो करेंगी, लार्ज हो जाएंगी। एट्रॉफी अगर एट्रॉफी स्टमक हो जाती है तो पर्नीशियस एनीमिया होता है। वहीं गैस्ट्रेक्टॉमी अगर पूरा स्टमक काट के निकाल देते हैं तो मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया हो जाएगी। क्या हो जाएगा, मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया। अगर ट्रीटमेंट करना है तो फोलेट प्लस विटामिन B12 देते हैं, फोलेट टैबलेट प्लस विटामिन B12। ध्यान रखना विटामिन B12 फोलेट के साथ में ही देते हैं। ये डायग्राम दिखाया गया है, छोटी सी थी, इसमें सेंटर पैलर दिखाई पड़ रहा है, अब सेंटर पैलर गायब हो गया है इसमें, और ये लार्ज साइज की हो गई है। क्यों हो गई है, क्योंकि विटामिन B12, फोलिक एसिड और इंट्रिंसिक फैक्टर डिक्रीज हो गए हैं जो हेल्प कर रहे थे इरिथ्रोपोइसिस में। अब इरिथ्रोपोइसिस में हेल्प कर रहे थे तो ड्यूरेशन जो था रेड सेल बनने का वो जल्दी था, मतलब जल्दी बन जा रहा था। लेकिन अब ये है नहीं तो लेट लगेगा तो ग्रोथ इंड्यूसर होंगे जैसे कि इंटरल्यूकन 3, वो ग्रोथ को इंड्यूस करते रहेंगे तो इसका साइज़ क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, लेकिन ये फाइनल प्रोडक्ट में चेंज नहीं हो पाएगा। तो इसका ये जो मैकेनिज्म है अंदर की ये है, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पढ़ना नहीं है, लेकिन बता दिया हूँ तो जानकारी के लिए। अब उसके बाद में हम मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया के बाद में अगली एनीमिया पे चलते हैं, और अगली एनीमिया है हमारी आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया। आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया क्या है, देखो इसमें आयरन का डिफिशिएंसी होगा, यानी कि आयरन मेटाबॉलिज्म में दिक्कत होगी। आयरन या तो एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा होगा अच्छे से, या डाइट में अच्छे से नहीं ले रहे होंगे, या उसकी मेटाबॉलिज्म में कहीं पर कोई दिक्कत आ रही होगी। तो क्या होगा, आयरन क्या हो जाएगा, रिड्यूस, और आयरन जैसे रिड्यूस हो जाएगा
एरिथ्रोपोइसिस रिड्यूस हो जाएगी, क्योंकि एरिथ्रोपोइटिन को एक्टिवेट कौन करता है? आयरन, और आयरन नहीं रहेगा तो रिड्यूस एरिथ्रोपोइसिस। माइक्रोसाइटिक एनीमिया हो जाएगा, यानी कि बनेंगी आरबीसीज लेकिन तो बहुत ही छोटी छोटी बनेंगी, आयरन नहीं है तो बहुत ही छोटी छोटी बनेंगी, तो माइक्रोसाइटिक एनीमिया होगा। इसे हाइपोक्रोमिक यानी कि पेल भी दिखाई पड़ेगी, बहुत ही रेडिश नहीं दिखाई पड़ेगी, पेल दिखाई पड़ेगी, तो हाइपोक्रोमिक एनीमिया भी कहते हैं इसे। सिम्टम क्या होगा इसमें? पैलर, और पैलर होगा, स्पून शेप्ड नेल्स हो जाएंगे, काइलोनाइकिया, ये ध्यान रखना, इसमें स्पून शेप्ड नेल्स हो जाते हैं, काइलोनाइकिया। फैटिगेबिलिटी होती है यानी जल्दी फैटिक लगेगा, आदमी जल्दी थक जाएगा। ग्लोसी टंग होते हैं, जो टंग होते हैं ग्लोसी, मतलब हल्का ग्लोसी टंग होते हैं, ठीक है। उसके बाद में जो ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? ट्रीटमेंट करेंगे हम डाइटरी आयरन सोर्स देंगे, यानी कि आयरन टेबलेट देंगे, या हम ऐसा कोई फल सब्जी या फ्रूट खिलाएंगे जिसमें आयरन ज़्यादा हो। अब लास्ट नंबर है, जो 5वें नंबर पे है, वो हीमोलाइटिक एनीमिया। देखो हीमोलाइटिक एनीमिया, अब हम क्या पढ़ रहे हैं? हीमोलाइटिक एनीमिया। हीमोलाइटिक एनीमिया में एग्जाम्पल क्या है? हेरिडेटरी स्फेरोसाइटोसिस। इसमें क्या होता है? आरबीसीज स्मॉल हो जाती हैं और स्फेरिकल हो जाती हैं, जबकि एक्चुअल में कैसी होती हैं? बाइकॉन्केव होती हैं। लेकिन यहाँ पर क्या हो गया? आरबीसी स्मॉल हो गई और स्फेरिकल हो गई। ये जैसे ही स्प्लीन में पास करेंगी तो जो प्रेशर होता है स्प्लीन बल्ब का, वो सह नहीं पाएंगे और रप्चर कर जाएंगी, इसीलिए क्या हो जाएंगी? आरबीसीज क्या हो गई? बेकार हो गई। और अगला एग्जाम्पल है सिकल सेल एनीमिया। ये कंटेन करती हैं हीमोग्लोबिन एस मॉलिक्यूल को, और ये जेनेटिक लेवल पे होता है, तो जेनेटिक्स यहाँ पर नहीं पढ़ा रहे हैं, बस आपको एग्जाम्पल लिखना है, और आपको जैसा मैं बता रहा हूँ ऐसा जाके लिखाना है, और आप एनीमिया में अच्छा नंबर पा जाएंगे। देखो सिकल सेल एनीमिया अलग से 60 नोट आ सकता है, आपकी बायोकेमिस्ट्री में, फिजियोलॉजी में भी आ सकता है, तो इसको सही से पढ़ा देंगे किसी वीडियो में। देखो सिकल सेल एनीमिया कंटेन हीमोग्लोबिन एस, लो ऑक्सीजन, जैसे ही लो ऑक्सीजन टेंशन होगी, जो हीमोग्लोबिन एस मॉलिक्यूल होगा आरबीसीज में, वो क्या करेगा? आरबीसी सिकल शेप्ड हंसियाकार बदल देगा, ऐसे हो जाएंगी। अभी बाइकॉन्केव थी, वो हंसियाकार हो जाएंगी। फिर और अगला इसका एग्जांपल है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। क्या एग्जांपल है? एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। इसमें क्या होता है? आर एच पॉजिटिव फादर और आर एच नेगेटिव मदर का केस आप लोग पढ़े होंगे नीट में, तो वो बस इसका याद रखना है। इसमें एग्जांपल होता है जब मदर में एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं, तो जो फीचर्स होता है मदर के पेट में, उसको एनीमिया हो जाती है, तो किसके कारण होती है? एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस के कारण। तो ये कंडीशन दिया हुआ है, वो भी हीमोलाइटिक एनीमिया का ही एग्जाम्पल है, ठीक है। अब हम पॉलीसाइथेमिया पढ़ते हैं। पॉलीसाइथेमिया का होता है जब लिटल ऑक्सीजन होगी, हाइपोक्सिया होगा, जैसे कि एल्टीट्यूड सिकनेस हुआ, हम कहीं ऊंचाई पर गए, तो आरबीसीएस का काउंट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। इसी को कहते हैं पॉलीसाइथेमिया, और इसको मेनली कहेंगे सेकेंडरी पॉलीसाइथेमिया। और ये फिजियोलॉजिकल कंडीशन है, ना कि पैथोलॉजिकल, यानी कि रोग नहीं है, ये एडजस्टमेंट है, एडेप्टेशन है। 6 से 7 मिलियन पर mm³ आरबीसी हो जाती हैं। वहीं पर पॉलीसाइथेमिया बेरा जो है, वो उसे इरिथ्रेमिया भी कहते हैं। पॉलीसाइथेमिया बेरा या इरिथ्रेमिया भी कहते हैं। ये तुम्हारा पैथोलॉजिकल कंडीशन है, यानी कि डिजीज है। इसमें क्या होता है? जेनेटिक एब्रेशन हो जाता है हीमोसाइटोब्लास्टिक सेल्स में। जो हीमोसाइटोब्लास्टिक सेल है, यानी कि जो सेल्स को बनाने वाली सेल हैं, हीम सेल्स को बनाने वाली सेल हैं, उनमें क्या हो जाता है? एब्रेशन हो जाता है, जेनेटिक एब्रेशन हो जाता है। और जेनेटिक एब्रेशन के कारण एक्सेस प्रोडक्शन ऑफ WBC, प्लेटलेट्स एंड आरबीसी। तो आरबीसी और इनका सबका क्या होता है? एक्सेस प्रोडक्शन होने लगता है। तो ये ध्यान रखिएगा, अगर जेनेटिक एब्रेशन होगा हीमोसाइटोब्लास्टिक सेल में, तो WBC, प्लेटलेट्स और आरबीसी सब में क्या हो जाएगा? एक्सेस प्रोडक्शन होगा, और हीमेटोक्रिट इंक्रीज हो जाएगा। टोटल ब्लड वॉल्यूम भी इनमें क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। तो ये छोटा सा वीडियो था एनीमिया और पॉलीसाइथेमिया पे। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए जिनको इनकी आवश्यकता है। यूनिवर्सिटी का एग्जाम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग इसको लिख के अच्छे से और पढ़ के जाइएगा एग्जाम देने। धन्यवाद।